नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर। साथियों, आज हम राजस्थान के जो राजनीतिक जन जागरण हुए हैं उन सभी के बारे में बड़े ही विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक में हम देखेंगे कि राजस्थान में राजनीतिक जन जागरण की शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन सी संस्थाएं थीं जिन्होंने राजस्थान के प्रमुख राजनीतिक जन जागरण का नेतृत्व किया था, और इन संस्थाओं के जो विभिन्न मासिक, साप्ताहिक और दैनिक पत्रिकाएं कौन कौन सी थी जिन्होंने लोगों के मन में जन जागृति पैदा की थी। ठीक है, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद में अगली कड़ी में हम जो राजस्थान की प्रमुख रियासतों में जो राजनीतिक जन जागरण हुए हैं उन सभी के बारे में चर्चा भी करेंगे। ठीक है, राजस्थान राजनीतिक जन जागरण का ये टॉपिक हर एग्जाम में अवश्य इनसे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो एलडीसी का हो, वीडियो का हो, पटवार का हो, या एसआई का हो, सेकंड ग्रेड का हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, या रीट का हो। ठीक है, इसके अलावा बीएसटीसी और पीटीटी राजस्थान के ऑल कंपटीशन एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। ठीक है, अब एक बात और बता देता हूं कि हमने इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमने जो राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी टॉपिक कंप्लीट किया था, और इसके बाद में इस टॉपिक के बाद में हमने राजस्थान का प्रजामंडल आंदोलन भी कंप्लीट करेंगे। ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनमें जो जन जागृति थी वो लगभग विभिन्न रियासतों की बात करें तो 1920 के आसपास शुरू हुई थी, और ये जन जागृति 1950 के लगभग, जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ तब तक रही थी। और इसका अंतिम रूप ये था कि विभिन्न रियासतों में उत्तरदायी शासन स्थापित हो गया था और वो राजस्थान संघ के सदस्य बन गए थे। ठीक है, और एक लोकप्रिय मंत्रिमंडल का भी गठन किया गया था विभिन्न रियासतों में। ठीक है, तो ये टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस बात का आप ध्यान में रखना। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास में, और हमारा पहली पॉइंट है आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती स्वदेशी एवं स्वराज्य का शंख फूंकने वाले पहले समाज सुधारक थे। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जो कि 1865 में करौली, जयपुर व अजमेर आए थे, और उन्होंने स्वधर्म, स्वदेशी, स्वभाषा एवं स्वराज्य का सूत्र भी दिया था। ये बात उस समय की है जब भारत में ब्रिटिश उपनिवेश स्थापित था और धीरे धीरे भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति हावी हो रही थी। तब कुछ समाज सुधारक जैसे कि दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जी और राजा राम मोहन राय, इन्होंने पुनः वैदिक संस्कृति या भारतीय संस्कृति को पुनर्जन्म देने और लोगों के मन में इनके प्रति आस्था पैदा करने के लिए पाश्चात्य संस्कृति का विरोध करने के लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किए थे। और इनके आंदोलन का जो मुख्य सूत्र क्या था वो यही था, स्वदेशी, स्वधर्म, स्वराज्य और स्वभाषा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। दयानंद सरस्वती अजमेर भी आए थे और जोधपुर भी आए थे, और उनका निधन अजमेर में हुआ था। उनका निधन किस प्रकार हुआ था कि वो जोधपुर गए थे। उस समय जोधपुर के तत्कालीन शासक थे जसवंत सिंह द्वितीय। उन्होंने, दयानंद सरस्वती ने जसवंत सिंह को किसी बात पर उन पर व्यंग्य कसा था, जो उनकी दासी नन्ही जान को
अच्छा नहीं लगा या सहन नहीं पाई और उसने दयानंद सरस्वती के खाने में कांच के पिसे हुआ कांच के टुकड़े मिला दिए थे, जिनसे उनके निधन हो गया था अजमेर में। ठीक है, इस बात का भी आप ध्यान में रखना। चलिए आगे बात करते हैं कि आर्य समाज के द्वारा वैदिक मंत्रालय नामक प्रिंटिंग प्रेस अजमेर में लगाई गई थी। आर्य समाज के द्वारा वैदिक मंत्रालय नामक जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो अजमेर में स्थापित की गई थी। 1883 में दयानंद सरस्वती के द्वारा उदयपुर में परोपकारी सभा की स्थापना की गई थी, जो बाद में अजमेर में स्थापित की गई थी। 1883 में ही एक और सभा है जिसका नाम है संप सभा, जिसकी स्थापना गोविंद गुरु ने की थी आदिवासियों में जन जागृति लाने हेतु। 1920 में विजय सिंह पथिक के द्वारा वर्धा से राजस्थान केसरी नामक का एक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। यह राजस्थान सेवा संघ की एक पत्रिका थी। राजस्थान सेवा संघ जिसकी स्थापना 1919 में वर्धा में विजय सिंह पथिक, हरिभाऊ किंकर और रामनारायण चौधरी के द्वारा की गई थी। और राजस्थान केसरी पर जब पाबंदी लगा दी गई थी, रोक लगा दी गई थी, तब उसी का रूप बदलते हुए, उसका नाम बदलते हुए 1922 में उसे अजमेर से नवीन राजस्थान के नाम से प्रकाशित किया गया था। और ठीक अगले साल यानी कि 1923 में उसका नाम पुनः बदल दिया गया था और तरुण राजस्थान रख दिया गया था। ठीक है, ये तीनों के तीनों जो पत्रिकाएं हैं ये राजस्थान सेवा संघ के सदस्यों के द्वारा प्रकाशित की गई थी। 1922 में राजस्थान केसरी का नाम बदल करके नवीन राजस्थान कर दिया गया था और ये अजमेर से प्रकाशित किया गया था। बाद में 1923 में इसका नाम तरुण राजस्थान कर दिया और इसका प्रकाशन राजस्थान सेवा संघ के सदस्यों के द्वारा किया गया था। ठीक है, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान में रखना। राजस्थान केसरी वर्धा से, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान, ये दोनों एक ही पत्रिका है जिसका अजमेर से प्रकाशन किया गया था। इसके अलावा कुछ और भी समाचार पत्र हैं जिन्होंने राजस्थान में जन जागृति लाने में अहम भूमिका निभाई थी। वो कौन कौन से हैं उनको भी देख लीजिए। राजपुताना गजट 1885 में अजमेर से प्रकाशित। ठीक है, इसके अलावा राजपुताना हेराल्ड समाचार पत्र 1885 में हनुमान सिंह के द्वारा संपादित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा एक और था राजस्थान टाइम्स, जो भी 1885 में लक्ष्मण दास के द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस प्रकार 1885 में 3 समाचार पत्र का नाम आता है। एक है राजपुताना गजट, दूसरा है राजपुताना हेराल्ड और तीसरा है राजस्थान टाइम्स। ठीक है, इन तीनों को आप ध्यान में रखना क्योंकि इनके सन भी महत्वपूर्ण है, इनके संपादक भी महत्वपूर्ण है और इनका जो संपादक स्थान है वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुमेलित वाले प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने भी पूछा जा सकता है। राजस्थान टाइम्स एक साप्ताहिक अंग्रेजी पत्रिका था जिसका प्रकाशन 1885 में अजमेर से लक्ष्मण दास के द्वारा किया गया था। इसके बाद में उदयपुर से सज्जन कीर्ति सुधाकर 1879 में प्रकाशित किया गया था और ये राजस्थान का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। कौन सा? सज्जन कीर्ति सुधाकर। कब? 1879 में। कहाँ से? उदयपुर से। क्या विशेषता है कि यह राजस्थान का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि मजहरुल सरूर ये राजस्थान का पहला समाचार पत्र था जो कि 1849 में भरतपुर से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसका भी आप ध्यान में रखना कि राजस्थान का पहला समाचार पत्र कौन था, कहाँ से प्रकाशित हुआ था, कब प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इन चारों पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है। और एक बात बता देता हूँ कि पत्रिकाओं से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो और आपको क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं। नंबर 1 कि वो कहाँ से प्रकाशित किया गया, नंबर 2 कब प्रकाशित किया गया, नंबर 3 उसका संपादक कौन था और नंबर 4 उसकी विशेषता क्या थी।
ठीक है, ये चारों पॉइंट आपको ध्यान में होना चाहिए। अगला पत्रिका है आगे बाण। यह समाचार पत्र राजस्थानी भाषा में प्रकाशित हुआ था ब्यावर से 1932 में और जय नारायण व्यास के द्वारा। तो आगे बाण समाचार पत्र है, यह राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र है, ब्यावर से प्रकाशित है, 1932 में प्रकाशित हुआ था और जय नारायण व्यास के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, ये चारों के चारों पॉइंट आपको ध्यान में होने चाहिए। अगला पॉइंट है कि राजस्थान समाचार, ये समाचार पत्र मुंशी समर्थदान के द्वारा प्रकाशित हुआ था, जो कि राजस्थान का पहला दैनिक और हिंदी समाचार पत्र था। जिस प्रकार वर्तमान में चल रहे हैं ना राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, दैनिक यानी कि प्रतिदिन आते हैं, उसी प्रकार राजस्थान का वह अखबार जो प्रतिदिन के लिए संपादित प्रकाशित किया गया था वो था राजस्थान समाचार पत्र, और इसका प्रकाशन मुंशी समर्थदान के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। त्याग भूमि, यह समाचार पत्र हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा 1927 में अजमेर से प्रकाशित भी हुआ था। ठीक है, इसका भी आप ध्यान में रखना। त्याग भूमि हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा अजमेर से 1927 में। आपने ज्यादातर देखे होंगे कि जैसा कि राजपूताना गजट, राजपूताना हेराल्ड, राजस्थान टाइम्स, नवीन राजस्थान, ठीक है, इसके बाद में आगे बाण और अब त्यागभूमि, ये सभी समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुए थे? अजमेर से। ठीक है, इनमें कॉमन चीजें ये है, तो आप इसे एक दूसरे से जोड़कर भी अच्छी प्रकार से याद कर सकते हो। ठीक है, अब हम जो विभिन्न कार्यकर्ता हैं जिनकी भूमिका रही है जन जागृति में, उनके बारे में देखते हैं। 1888 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में अजमेर से गोपीनाथ माथुर, किशनलाल और हरविलास शारदा राजस्थान के प्रतिनिधि बनकर गए थे। किस अधिवेशन में? कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में 1818 में। कौन कौन थे? 1888 में गोपीनाथ माथुर, किशनलाल और हरविलास शारदा। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि 1887 में गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के छात्रों के द्वारा कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, इसके बाद में 1918 में दिल्ली में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में भी राजस्थान के कई व्यक्तियों ने भाग लिया था। ठीक है, ये दोनों पॉइंट इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसे विशेष करके ध्यान में रखना। ठीक है, इस अधिवेशन के बाद 1918 और 1919 में गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, चांदकरण शारदा, गिरधर शर्मा और स्वामी नरसिंह देव सरस्वती के प्रयासों से राजपूताना मध्य भारत नामक एक राजनीतिक संस्था की स्थापना दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में की गई थी। किसकी? राजपूताना मध्य भारत सभा की। कब? 1918-19 में। कहां पर? दिल्ली के मारवाड़ी पुस्तकालय में। और संस्थापक सदस्य कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, चांदकरण शारदा, गिरधर शर्मा और स्वामी नरसिंह देव सरस्वती। ये राजस्थान में स्थापित एक राजनीतिक संस्था थी जिसका उद्देश्य था विभिन्न कार्यकर्ताओं को जो राजनीतिक भूमिका रखते हैं उनको एक छत के नीचे एकत्रित करना और राजस्थान की सभी रियासतों में उत्तरदायी शासन और लोकप्रिय मंत्रिमंडल बनाने की रूपरेखा तैयार करना। ठीक है, इस राजपूताना मध्य भारत सभा के 4 अधिवेशन हुए थे। कहां कहां हुए थे और इनकी अध्यक्षता किसने की थी उनके बारे में देखते हैं। इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था दिल्ली में। इसके बाद में ये कांग्रेस की एक सहयोगी संस्था बन गई थी। ठीक है, तो इसका दूसरा अधिवेशन कांग्रेस के साथ ही अमृतसर में हुआ था। तीसरा अधिवेशन इसका जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ था और चौथा इसका अधिवेशन
प्रारंभ में इसका किसी और को बनाया गया था, परंतु ठीक समय वो नागपुर में किया गया था इसका अधिवेशन, परंतु ठीक समय जब वो नहीं पहुंच पाए थे तो इसके बाद में गणेश नारायण सोमानी को सर्वसम्मति से राजपूताना मध्य भारत के चौथे अधिवेशन का सभापति भी नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब लाइन टू लाइन इसमें ध्यान रखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। इस संस्था का पहला अधिवेशन राजपूताना मध्य भारत का दिल्ली में आयोजित हुआ था, पंडित गिरिधर शर्मा की अध्यक्षता में। ठीक है, बाद में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 के समय ये कांग्रेस की सहयोगी संस्था बन गई थी। ये कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन वही है जिसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का विचार रखा था और कांग्रेस ने उसे स्वीकृति भी प्रदान की थी। ठीक है, राजपूताना मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के साथ ही दिसंबर 1919 में अमृतसर में संपन्न हुआ था और कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, तो राजपूताना मध्य भारत सभा का अलग से अधिवेशन नहीं हुआ था, तो इसके लिए इसका अध्यक्ष भी चुनने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, क्योंकि ये कांग्रेस के साथ ही इसका अधिवेशन हुआ था, तो मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। मार्च 1920 में इसका तीसरा अधिवेशन हुआ था, जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। कहाँ पर? अजमेर में हुआ था। ठीक है, इसके बाद में दिसंबर 1920 में राजपूताना मध्य भारत सभा का चौथा अधिवेशन नागपुर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन भी इसी समय नागपुर में हो रहा था, परंतु ये सहयोगी संस्था के रूप में नहीं हुई थी। ठीक है, इस समय राजपूताना मध्य भारत सभा का एक सभापति भी नियुक्त किया गया था। राजपूताना मध्य भारत सभा के चौथे अधिवेशन का अध्यक्ष नरसिंह चिंतामणि केलकर को बनाया गया था, परंतु किन्हीं कारणों से वे उक्त समय नागपुर नहीं पहुंच पाए थे। इसके बाद में जयपुर के गणेश नारायण सोमानी को सर्वसम्मति से राजपूताना मध्य भारत सभा का सभापति चुना गया था। ठीक है, इसी चौथे अधिवेशन में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, जिसमें राजस्थान के जो कृषक थे उनकी दयनीय स्थिति को दर्शाया गया था या प्रकाशित किया गया था। ठीक है, ये थी राजपूताना मध्य भारत सभा। इसके बारे में हर एक जो पॉइंट है वो महत्वपूर्ण है। कब स्थापित की गई? 1918-19 में। ठीक है, दिल्ली में। इसके अधिवेशन कहाँ कहाँ पर होते हैं? पहला दिल्ली में, दूसरा अमृतसर में, तीसरा जयपुर में और चौथा नागपुर में। पहले की अध्यक्षता गिरिधर शर्मा, दूसरा कांग्रेस के सहयोगी संस्था के रूप में हुई थी, तो इसका अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। तीसरा जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में और चौथा गणेश नारायण सोमानी की अध्यक्षता में इसका चौथा अधिवेशन हुआ था। ठीक है, ये राजपूताना मध्य भारत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें हैं जो परीक्षा में आने के लायक भी हैं और बहुत महत्वपूर्ण भी हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखेंगे राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाऊ किंकर के योगदान से की गई थी और इसके द्वारा राजस्थान केसरी नामक एक समाचार पत्र का भी प्रकाशन हुआ था, जो बाद में नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान के नाम से भी प्रकाशित हुआ था। इस संघ का मुख्य उद्देश्य तो क्या था कि जनता की समस्याओं का निवारण करना, तथा इसका दूसरा उद्देश्य था कि जागीरदारों और राजाओं का अपनी प्रजा के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना। ठीक है, एक तो ये कि जनता की समस्याओं का निवारण करना और दूसरा यही है कि जागीरदारों और राजाओं के भी द्वारा जो जनता के साथ में जो व्यवहार किया जाता है उसे सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण बनाना है। और राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुए हैं उन्हें सफल बनाने में इसी राजस्थान सेवा संघ के जो सदस्य थे उनकी अहम भूमिका रही थी। ये संस्था 1925 के बाद में धीरे धीरे समाप्त होने लगी थी, क्योंकि 1924 में रामनारायण चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया था और ठीक है इसी वर्ष के दौरान
विजय सिंह पथिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद में इनके अन्य सदस्यों में थोड़ी अनबन हो गई थी और ये धीरे धीरे कमजोर पड़ के टूट गई थी। ठीक है, राजस्थान सेवा संघ। इसी बीच राजस्थान सेवा संघ के सदस्य रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्ता को मार्च 1924 में तरुण राजस्थान में देशद्रोहात्मक सामग्री प्रकाशित करने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया था। और ठीक इसी वर्ष के दौरान 1924 में मेवाड़ राज्य सरकार के द्वारा विजय सिंह पथिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसके बाद में सेवा संघ के सदस्यों में अनबन हो गई और ये संघ टूट गया था। ठीक है, अब विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार क्यों किया गया था, इसके पीछे मैंने अपनी पहले की क्लासों में बताया था कि विजय सिंह पथिक जिनका मूल नाम भूप सिंह था। ठीक है, इन्हें रास बिहारी बोस ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति लाने हेतु गोपाल सिंह खरवा के पास भेजा था। जब ब्रिटिश सरकार और राज्य सरकार को इसके बारे में पता चला तो सरकार ने गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें टोडगढ़ के किले में नजरबंद कर दिया गया था। वहां से विजय सिंह पथिक निकल गए थे और मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ के औरंची गांव में पहुंच गए थे और वहां आकर के उन्होंने अपना जो वेशभूषा, अपना रूप है वो बदल लिया था और अपना नाम है विजय सिंह पथिक रख लिया था। ठीक है, सरकार इनके पीछे रही और इनका पहचान नहीं कर पाई, परंतु बिजोलिया किसान आंदोलन में जब ये सबके सामने आए तब सरकार ने इन्हें प्रत्यक्ष रूप से पहचान लिया और 1924 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, ये थे राजस्थान में जन जागृति लाने वाले विभिन्न संस्थाएं, पत्रिकाएं। ठीक है, अब हम रियासतों के बारे में एक एक करके देखेंगे। ठीक है, राजस्थान की विभिन्न रियासतों में किस प्रकार जन जागृति आई, जन जागृति लाने वाले व्यक्ति कौन कौन से थे। सबसे पहले हम देखते हैं मारवाड़ जोधपुर में। मारवाड़ जोधपुर में जन जागृति की शुरुआत 1920 और 21 में के जो तोल आंदोलन हुआ था उसको लेकर हुई थी। ये तोल आंदोलन क्या था? प्रारंभ में मारवाड़ में 100 तोल का एक शेर माना जाता था और ब्रिटिश भारत में 80 तोल का एक शेर माना जाता था। तब जोधपुर राज्य सरकार ने क्या निर्णय लिया कि हम भी 80 तोल के एक शेर के रूप में मानेंगे, परंतु ये परिवर्तन जनता को स्वीकार नहीं था। ठीक है, तो इसके विरोध में जनता ने हड़तालें चालू कर दी थी, प्रारंभ कर दी थी और बाद में राज्य सरकार ने इस परिवर्तन को रद्द भी कर दिया था और ये जोधपुर के राज्य की इतिहास में जनता की प्रथम विजय भी मानी जाती है। ठीक है, मारवाड़ में 100 तोल का एक शेर होता था। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि ब्रिटिश भारत के समान ही जोधपुर में भी 80 तोले का एक शेर माना जाएगा। ठीक है, जनता इस परिवर्तन के लिए तैयार नहीं थी। सरकार के उक्त निर्णय से राजधानी की जनता में रोष भी फैल गया था। ठीक है, अगला पॉइंट है कि सामाजिक कार्यकर्ता जोधपुर के चांदमल सुराणा ने 1918 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की थी। तो यहां पर याद रखना, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? चांदमल सुराणा ने। कब की थी? 1918 में की थी। ठीक है, इसी संस्था के माध्यम से चांदमल सुराणा ने जोधपुर में हड़ताल का आह्वान किया था और सरकार ने उनकी मांगे को स्वीकार कर लिया और नया तोल जारी करने का निर्णय भी रद्द कर दिया गया था और ये जोधपुर के इतिहास में जनता की पहली विजय थी। और ये मारवाड़ सेवा संघ जिसकी स्थापना 1918 में चांदमल सुराणा के द्वारा की गई थी, उनकी भी ये पहली विजय थी। ठीक है, और मारवाड़ सेवा संघ की दूसरी सफलता क्या थी कि 1922 और 24 में मिली, जब संघ के विरोध स्वरूप सरकार को मारवाड़ से मादा पशुओं की निकासी को बंद करना पड़ा था।
ठीक है, ये मारवाड़ सेवा संघ की दूसरी सफलता थी। पहली सफलता कि जो तोल आंदोलन था उसमें सफलता, दूसरी थी कि मारवाड़ से जो मादा पशुओं की निकासी हो रही थी उनको बंद करवाना। ठीक है, बाद में इसी मारवाड़ सेवा संघ का नाम परिवर्तन कर दिया था और मारवाड़ हितकारिणी सभा रख दिया गया था और इस सभा का अध्यक्ष चांदमल सुराणा एवं मंत्री किशनलाल थापना को बनाया गया था। ठीक है, कई बार एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया है कि मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी, तो वहां पर आप 1918 मत कर देना, 1923 ही है। यही बात हिंदी ग्रंथ अकादमी में लिखी हुई है और यही बात एनसीईआरटी की किताब में लिखी हुई है कि मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1923 में और मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1918 में की गई थी। इस संस्था के जो अन्य सदस्य थे उनमें हैं जय नारायण व्यास, प्रताप चंद सोनी, शिवकरण जोशी एवं आनंदराज सुराणा। इसी समय मारवाड़ का जो शासक थे वो थे उमेद सिंह और इनका जो प्रधानमंत्री था वो था सर सुखदेव प्रसाद। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये तत्काल के शासक या प्रधानमंत्री इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो इजी प्रश्न थे कि मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, इस प्रकार के प्रश्न एग्जामों में, पिछले एग्जामों में आते थे। परंतु अब क्या होता है कि एग्जामिनर क्या है, प्रश्न बड़े घुमा फिरा करके पूछता है और कठिन लेवल के पूछता है और वो इतने कठिन लेवल के होते नहीं है। कठिन इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे द्वारा वो पढ़े हुए नहीं है। ठीक है, तो हमने अपनी इन क्लासों में क्या किया कि कोई भी पॉइंट पीछे नहीं छोड़ा है इन टॉपिकों से संबंधित। ठीक है, और ये क्लासें आपके लिए आने वाले एग्जामों में बहुत रामबाण सिद्ध होगी। इसी बीच मार्च 1925 में मारवाड़ हितकारिणी सभा के सदस्य प्रताप चंद सोनी, चांदमल सुराणा, शिवकरण जोशी को राज्य से बाहर निकाल दिया गया था। इस पर नवंबर 1925 में जय नारायण व्यास के द्वारा उमेश सिंह को एक प्रार्थना पत्र भेजा गया था, जिसके बाद में इन तीनों के जो निर्वासन से संबंधित आदेश था वो रद्द कर दिया गया था। इसी बीच भारत में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। उस समय मारवाड़ का एक सत्याग्रही था जिसका नाम था भंवरलाल सराफ। उसने एक हाथ में तिरंगा लेकर के पूरे शहर में घूमे थे और जनता को अपने भाषणों के माध्यम से उत्साहित भी किया था। उस तिरंगे पर क्या था, एक और महात्मा गांधी की तस्वीर थी तो वहीं दूसरी ओर स्वराज्य लिखा हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान जोधपुर में एक सत्याग्रही भंवरलाल सराफ हाथ में तिरंगा लेकर के शहर में घूमे और अपने भाषण से जनता को उत्साहित भी किया था। इसी झंडे में एक और महात्मा गांधी की तस्वीर, वहीं दूसरी ओर स्वराज्य लिखा हुआ था। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखना। अगला हमारा पॉइंट है कि उसमें असहयोग आंदोलन के दौरान जोधपुर का जो संरक्षक था महाराणा उमेश सिंह का सर प्रताप सिंह था, वो प्रारंभ में असहयोग आंदोलन के पक्ष में था और उन्होंने स्वदेशी और हिंदी भाषा का काफी प्रचार प्रसार भी किया था। परंतु जैसे ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को पुनः वापस लिया तो उन्होंने पुनः विदेशी माल को प्रोत्साहन देना भी प्रारंभ कर दिया था। जोधपुर महाराज के संरक्षक सर प्रताप सिंह असहयोग आंदोलन के कारण इतना बौखला उठे थे कि उन्होंने राज्य में विदेशी माल को प्रोत्साहन देना प्रारंभ कर दिया था, जबकि वो पूर्व में हिंदी भाषा और स्वदेशी का प्रचार प्रसार कर रहे थे। ठीक है, और आज की क्लास का हमारा अंतिम पॉइंट है कि मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 1931 में जय नारायण व्यास के द्वारा की गई थी। ठीक है, मारवाड़ जन जागृति से संबंधित हमने 3 संस्थाएं देखी है। मारवाड़ सेवा संघ चांदमल सुराणा के द्वारा 1918, उसका परिवर्तित रूप 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा और उसके बाद में 1931 में जय नारायण व्यास के द्वारा मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई थी। जय नारायण व्यास जिन्होंने पोपाबाई की पोल लिखी थी, इसके अलावा आगे बाण का भी प्रकाशन किया, तो जो राजस्थानी भाषा में पहला समाचार पत्र था
और इसके अलावा जैन नारायण व्यास को राजस्थान का लोकनायक भी कहा जाता है। ठीक है, ये थी हमारी आज की क्लास। और एक बार हम जल्दी जल्दी इसको पुनः रिवीजन कर लेते हैं। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वदेशी एवं स्वराज्य का शंख फूंकने वाले पहले समाज सुधारक थे। 1865 में वो करौली, जयपुर और अजमेर आए थे और उन्होंने स्वदेशी, स्वधर्म, स्वभाषा एवं स्वराज्य का सूत्र भी दिया था। आर्य समाज के द्वारा ही वैदिक मंत्रालय नामक प्रिंटिंग प्रेस अजमेर में लगाई गई थी। 1883 में दयानंद सरस्वती के द्वारा उदयपुर में परोपकारी सभा की स्थापना की गई थी। 1920 में विजय सिंह पथिक के द्वारा वर्धा से राजस्थान केसरी का प्रकाशन भी किया गया था। 1922 में इसका नाम बदल करके नवीन राजस्थान कर दिया गया था और अजमेर से इसे प्रकाशित किया गया था। बाद में इसका नाम तरुण राजस्थान भी कर दिया गया था। राजपुताना गजट 1885 में अजमेर से प्रकाशित। राजपुताना हेराल्ड 1885 में हनुमान सिंह के द्वारा संपादित। राजस्थान टाइम्स एक साप्ताहिक अंग्रेजी पत्रिका थी जिसका प्रकाशन 1885 में अजमेर से लक्ष्मण दास के द्वारा किया गया था। उदयपुर से सज्जन कीर्ति सुधाकर 1879 में प्रकाशित यह राजस्थान का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसके बाद में मजहरुल सरूर यह राजस्थान का पहला समाचार पत्र 1849 में भरतपुर से प्रकाशित। आगीबाण यह राजस्थानी भाषा में ब्यावर से 1932 में जैन नारायण व्यास के द्वारा प्रकाशित यह राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र था। इसके बाद में राजस्थान समाचार यह समाचार पत्र मुंशी समर्थदान के द्वारा प्रकाशित जो राजस्थान का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र था। त्यागभूमि हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा 1927 में अजमेर से प्रकाशित। 1888 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में अजमेर के गोपीनाथ माथुर, किशनलाल और हरविलास शारदा राजस्थान के प्रतिनिधि बनकर के गए थे। 1887 में गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के द्वारा कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था। 1918 में दिल्ली में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में राजस्थान के कई व्यक्तियों ने भाग लिया था और इसी अधिवेशन के बाद में 1918-19 में गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, चांदकरण शारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी नरसिंह देव सरस्वती के प्रयासों से राजपुताना मध्य भारत नामक एक राजनीतिक संस्था की स्थापना दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में की गई थी। इसका पहला अधिवेशन दिल्ली में पंडित गिरधर शर्मा की अध्यक्षता में हुआ था। बाद में यह कांग्रेस के सहयोगी संस्था मान ली गई थी और राजपुताना मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के साथ ही दिसंबर 1919 में अमृतसर में संपन्न हुआ था और इस समय कांग्रेस का इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। मार्च 1920 में इसका तीसरा अधिवेशन जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर में आयोजित। दिसंबर 1920 में राजपुताना मध्य भारत सभा का चौथा अधिवेशन नागपुर में हुआ था और उसी समय कांग्रेस का भी अधिवेशन नागपुर में चल रहा था। राजपुताना मध्य भारत सभा के चौथे अधिवेशन की अध्यक्ष नरसिंह चिंतामणि केलकर को निर्वाचित किया गया था, परंतु वो किन्हीं कारणों से नागपुर नहीं पहुंच पाए थे। तो बाद में जयपुर के गणेश नारायण सोमाणी को इसका सभापति चुना गया था। इस अधिवेशन में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी जिसमें राजस्थान के कृषकों की एक दयनीय स्थिति दर्शाई गई थी। 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाऊ किंकर के सहयोग से की गई थी। इस संघ का मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं का निवारण करना तथा इसका दूसरा ध्येय था कि जागीरदार और राजाओं का अपनी प्रजा के साथ सौहार्दपूर्ण एवं मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना था। 1924 में रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया था तरुण राजस्थान में कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करने पर। और इसी बीच 1924 में मेवाड़ सरकार के द्वारा विजय सिंह पथिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में ये सेवा संघ के सदस्यों में अनबन होने से ये टूट गई थी। अब बात करते हैं जोधपुर रियासत में।
जोधपुर में जन जागृति की शुरुआत 1920 और 21 के तोल आंदोलन से शुरू हुई थी। मारवाड़ में 100 तोल का एक शेर था। ठीक है, राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम भी ब्रिटिश भारत की तरह जोधपुर में भी 80 तोले का एक शेर लागू करेंगे, परंतु जनता इस परिवर्तन को लेकर तैयार नहीं थी और उनके मन में रोष फैल गया था। इसी रोष को एक निश्चित दिशा देने वाला कार्यकर्ता थे चांदमल सुराणा, जिन्होंने 1918 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की थी। इसी संस्था के माध्यम से सुराणा जी ने जोधपुर में हड़ताल का आह्वान किया था और सरकार ने उनकी मांगों को स्वीकार किया और तोल जारी करने का जो निर्णय था वो रद्द कर दिया था। यह जोधपुर के इतिहास में जनता की और मारवाड़ सेवा संघ की पहली विजय थी। मारवाड़ सेवा संघ की दूसरी सफलता 1922 और 24 में मिली, जब संघ के विरोध स्वरूप सरकार को मारवाड़ से मादा पशुओं की निकासी को बंद करना पड़ा था। बाद में मारवाड़ सेवा संघ का नाम बदल करके मारवाड़ हितकानी सभा कर दिया गया था 1923 में। इसका अध्यक्ष चांदमल सुराणा और मंत्री किशनलाल थापना था। अन्य सदस्यों में जय नारायण व्यास, प्रताप चंद सोनी, शिवकरण जोशी और आनंद राज सुराणा थे। इसी समय मारवाड़ के शासक उमेश सिंह तथा प्रधानमंत्री सर सुखदेव प्रसाद थे। इसी बीच मार्च 1925 को मारवाड़ हितकानी सभा के सदस्य प्रताप चंद सोनी, चांदमल सुराणा और शिवकरण जोशी को राज्य से बाहर निकाल दिया गया था और नवंबर 1925 में जय नारायण व्यास की अनुशंसा पर उमेश सिंह के द्वारा इस निर्वासन को रद्द भी कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान जोधपुर में एक सत्याग्रही बाहुरलाल सराफ हाथ में तिरंगा लेकर के शहर में घूमे थे तथा अपने भाषण से जनता को उत्साहित भी किया था और इस झंडे में एक और महात्मा गांधी तो वहीं दूसरी ओर स्वराज लिखा हुआ था। जोधपुर महाराज के संरक्षक सर प्रताप सिंह इस असहयोग आंदोलन के कारण इतना अधिक बौखला उठे थे कि उन्होंने राज्य में विदेशी माल को प्रोत्साहन देना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि ये असहयोग आंदोलन की असफलता का परिणाम था और भारतवर्ष में इस असहयोग आंदोलन की समाप्त करने पर पूरे भारतवर्ष में गांधी जी के प्रति एक प्रकार का रोष भी प्रकट किया गया था। सुभाष चंद्र बोस भी उसमें शामिल थे। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 1931 में जय नारायण व्यास के द्वारा की गई थी। ठीक है साथियों, ये थी हमारी आज की क्लास। ठीक है, अब आगे की क्लास में हम राजस्थान की जो अन्य रियासतें रह गई है, जैसे कि मेवाड़, जयपुर, बीकानेर, इन सभी में जो राजनीतिक जन जागरण हुए थे, लाने वाले कौन थे, संस्था कौन कौन सी थी, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक बात और बता देता हूँ, राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, राजस्थान में राजनीतिक जन जागरण और प्रजामंडल, ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान में रखना कि जो बातें जन जागृति में नहीं मिलेगी वो प्रजामंडल में मिलेगी और जो प्रजामंडल में नहीं मिलेगी वो आपको स्वतंत्रता सेनानी वाली टॉपिक में मिल जाएगी। ठीक है, और एक आवश्यक सूचना भी दे देता हूं कि अभी एसआई का एग्जाम होने वाला है, उसमें करंट अफेयर्स और राजस्थान की आर्थिक समीक्षा और बजट महत्वपूर्ण रहेंगे। इन दोनों टॉपिकों से लगभग 10 से 15% अवश्य आते हैं हर एग्जाम में। तो हमारी राजस्थान के बजट और आर्थिक समस्या से संबंधित एक महामैराथन क्लास अपलोड कर दी गई है, वो भी आप एक बार अवश्य देखना। और इसके अलावा हमारी क्लास के द्वारा हमारे जो YouTube चैनल है, हमारी टीम है सिलेक्शन पॉइंट, उसके द्वारा जल्द ही एक करंट अफेयर से संबंधित एक मासिक क्लासें हैं, वो भी जल्द से जल्द शुरू होने वाली है। ठीक है, उस पर कार्य चल रहा है। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।